स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दैट टॉपिक इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पे हम इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं चल रहा हूँ जिस डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज़ डिस्क स्लिप, या हम इसको डिस्क हर्निएशन का नाम भी देते हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी डिस्क है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट इज़ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ पर होगी? अल्टीमेटली बिटवीन द वर्टिब्री, और वर्टिब्री के दरमियान इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज द कुशन, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द नर्व्स एंड स्पाइनल कार्ड। सबसे पहले हम इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपने इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को याद रखना है। वन, जेली लाइक सब्सटेंस that is present in the center, and this jelly like substance is called as nucleus pulposus। और इस nucleus pulposus का काम क्या होगा? It acts as the cushion and provides protection from any injury, trauma during any type of movement. This nucleus pulposus is surrounded by a cartilage that is called as annulus fibrosus। और ये आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है दैट इज़ फिब्रो कार्टिलेज। सो ये एक कैप्सूलर स्ट्रक्चर है दैट सराउंड्स दिस न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसका काम क्या है? इन बोन्स को होल्ड करना, इकट्ठे होल्ड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो देयर आर दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनको कलेक्टिवली हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नाम देंगे, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्री। अब हमने ये यहाँ पर याद रखना है कि इस डिस्क का अगर कोई डैमेज होता है देन वी विल कॉल दिस डैमेज एज द डिस्क स्लिप, या हम उसको डिस्क हर्निएशन का नाम देंगे। और उसके अंदर जो सबसे कॉमन आपने याद रखना है इम्पैक्ट, वो इस एनुलस फाइब्रोसिस का रप्चर होता है। यानी जब भी इस एनुलस फाइब्रोसिस का रप्चर होगा तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है दिस विल बल्ज आउट, या बाहर की तरफ बल्ज कर जाएगा या अंदर की तरफ बल्ज कर जाएगा, और इस बल्जिंग को हम कहेंगे डिस्क हर्निएशन, और ऐसे डिस्क को हम कहेंगे हर्निएटेड डिस्क। अब इसका नुकसान क्या होगा कि अगर ये बाहर की तरफ बल्ज आउट करता है तो ये किसी स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगा, और अगर ये सेंटर की तरफ बल्ज करता है तो सेंटर में मौजूद है स्पाइनल कार्ड, तो इट कैन कंप्रेस द स्पाइनल कार्ड। तो इसलिए हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि या तो ये स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस कर रहा होगा या किसी स्पाइनल नर्व को कंप्रेस कर रहा होगा। अब इसकी काजेस क्या हैं इस डिस्क स्लिप की, उनकी तरफ हम आ जाते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट काजेस प्रेजेंट हैं विच कैन बी द रीजंस फॉर डिस्क स्लिप। तो एजेड पर्सनस के अंदर डिस्क स्लिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सच अ पर्सन विच इज़ हैविंग पुअर पोस्चर हैज़ मोर चांसेस ऑफ डिस्क स्लिप। इसी तरह से इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट तो मसल्स वीक होंगे और सारे का सारा स्ट्रेस वर्टिब्रल कॉलम तक ट्रांसफ़र होगा। देयर कैन बी एनी इंजरी टू द वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल डिस्क। इसी तरह से वीकनेस इन द मसल और लिफ्टिंग हैवी वेट, और इसी तरह से ओबेसिटी। दीज आर डिफरेंट रीजंस और कॉजेस विच कैन लीड टू डिस्क स्लिप। अब डिस्क स्लिप के बाद कौन सी साइंस और सिम्टम्स डेवलप होंगी उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने रीज़न आपको बता दिए कि जब भी डिस्क हर्निएशन होगी तो या तो उसने स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करना है या उसने स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करना है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेंगे कि लाइक अगर ये डिस्क हर्निएशन शैटिक नर्व को कंप्रेस करता है तो शैटिक नर्व सप्लाई करती है लेग को, तो अल्टीमेटली ड्यू टू दिस कंप्रेशन पेन विल रेडिएट दैट विल इफेक्ट थ्रू आउट द लेग। पूरी लेग में रेडिएटिंग पेन डेवलप होगा, और उसके साथ साथ उस लेग की मोबिलिटी भी इफेक्ट हो जाएगी बिकॉज दिस नर्व सप्लाइज टू मसल्स ऑफ द लेग।
तो आपने ये दो यहाँ पर मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि देयर विल बी रेडिएटिंग पेन एंड देयर विल बी इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट लेग जिसको वो नर्व सप्लाई कर रही है। तो शेटिक नर्व एक एग्जाम्पल है। देयर कैन बी एनी नर्व दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि डिस्क स्लिप की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकती हैं। वन इज़ द सर्जरी, और सर्जरी में दो तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो इसका रिपेयर हो सकता है, अगर एनुलस फाइब्रोसिस का रप्चर है उसको रिपेयर किया जा सकता है थ्रू सर्जरी, या जो पार्ट डिस्क का स्लिप होकर बाहर निकला है उसको भी कट किया जा सकता है। कट करके दोबारा जो है वहाँ पर उनको सुचर किया जा सकता है। उसके साथ साथ देर इज़ फिजियोथेरेपी अवेलेबल, डिफरेंट एक्सरसाइजेस, और उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, टू स्ट्रेंथन द मसल्स और टू रिमूव दैट बल्जिंग, कि उस बल्जिंग को वापस करवाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिस्क स्लिप। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज़ शैटिका। शैटिका इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू शैटिक नर्व। इफ़ देर इज़ एनी कंप्रेशन और इंजरी टू द शैटिक नर्व, तो उससे जो सिम्टम्स और साइंस डेवलप होंगे उस कंडीशन को हम शैटिका का नाम देंगे। यहाँ पर इसकी डिटेल को हम अभी मज़ीद डिस्कस करेंगे थ्रू द डायग्राम। सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं कि शैटिका हम कहते हैं किसको हैं। तो इट इज़ द पेन एंड वीकनेस ऑफ द लेग, और उसके साथ साथ देयर कैन बी नम्बनेस। नम्बनेस हम कहते हैं कि फीलिंग्स और सेंसेशंस का कम हो जाना, टिंगलिंग इन द लेग, लेग के ऊपर जो है वो चूंटियों का चलना। दीज आर ऑल द सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू द शैटिका। इसी की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर इज़ सम इंजरी और डैमेज टू द शैटिक नर्व। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये शैटिक नर्व क्योंकि लोअर स्पाइन से इमर्ज करती है, तो इसलिए जो पेन इमर्ज करेगा वो लोअर स्पाइन से अराइज करेगा एंड इट विल पास थ्रू बैक ऑफ द लेग। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द पेन, यहाँ से अराइज कर रहा है, ये शैटिक नर्व का पाथवे है, और जहाँ जहाँ पर शैटिक नर्व मूव करेगी वो सारे का सारा एरिया पेन परसीव करेगा, दैट एरिया विल बिकम पेनफुल। इसलिए इस पेन को हम रेडिएटिंग पेन का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर इसको रेड से रिप्रेजेंट किया गया कि ये वो तमाम एरिया है दैट विल बी फीलिंग द पेन। तो ये आपने याद रखना है कि लोअर स्पाइन से थ्रू आउट द बैक ऑफ द लेग दैट पेन विल रेडिएट। इसकी काजेस की तरफ हम चलते हैं। एक काज आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ली थी डिस्क स्लिप के दौरान, कि अगर डिस्क स्लिप होता है तो देयर कैन बी इंजरी और प्रेशर ऑन द शैटिक नर्व एंड दिस कंडीशन विल अराइज। उसके अलावा आपने याद रखना है एक और सिंड्रोम, प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम हम कहते हैं, दैट इज़ आल्सो द काज ऑफ दिस शैटिका। दिस प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द मसल्स अराउंड द हिप गर्डल, और उनकी वजह से ये कंप्रेशन डेवलप हो रहा होता है। प्लस आपने याद रखना है कि देयर कैन बी पेल्विक इंजरी ऑफ द फ्रैक्चर, और दिस कैन बी द रीज़न ऑफ दिस शैटिका, और देयर कैन बी ट्यूमर जिसको हम काज के तौर पे कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम काजेज़ हैं जो आपने याद रखनी है। इनके साइन और सिम्टम्स की तरफ जाएं तो मैंने अभी डिटेल से आपको बताया कि देयर विल बी रेडिएटिंग पेन थ्रू आउट द लेग। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर अगेन उसी तरह से देयर विल बी फिजियोथेरेपी, जहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स के थ्रू इसको हैंडल किया जा सकता है। और देयर कैन बी मेडिकेशन, जहाँ पर पेन किलर्स को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। और लास्ट में अगर डिस्क स्लिप उसकी रीज़न है तो उसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी भी की जाती है। सो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं टूवर्ड्स स्पॉन्डिलोसिस। दिस इज़ अनदर डिसऑर्डर रिलेटेड टू द स्केलेटन। सबसे पहले इसके भी हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको मैं यहाँ से एलेबोरेट करके फिर इसकी तरफ आता हूँ ताकि पहले आपको आइडिया हो कि स्पॉन्डिलोसिस है क्या। सो पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ हम जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली स्पाइनल डिजेनरेशन।
आप इसको रिलेट कर सकते हैं with spinal osteoarthritis. Osteoarthritis is the inflammation of the joints. तो क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे भी आपने पढ़ा है कि जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, तो इन जॉइंट्स की अगर डिजनरेशन होती है, इस डिजनरेटिव डिसऑर्डर को हम स्पॉन्डिलोसिस का नाम देंगे। इसकी कॉजेज़ की तरफ अगर हम चलें तो एजिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस स्पॉन्डिलोसिस। सो ओल्ड पर्सनस के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। Another reason is obesity, which can be the reason for this degeneration. इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस हैं उसकी बेस पर हम टाइप्स बना लेते हैं। लाइक इफ़ देयर इज़ स्पॉन्डिलोसिस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह देंगे। इसी तरह से इट कैन बी थोरेसिक और इट कैन बी लंबर। अब हम चलते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स की तरफ कि जिस पर्सन को स्पॉन्डिलोसिस होगा उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो वन कॉमन इज़ द रेडिएटिंग पेन। यहाँ पे भी सबसे पहला हम लेंगे पेन को, और पेन के साथ साथ जो अल्टीमेटली उसी तरह से कि इफ़ देयर इज़ इफ़ेक्ट ऑन द नर्व, तो नर्व की वजह से फिर वो टिंगलिंग, नमनेस, ये तमाम कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। इसकी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर आपने वही याद रखना है कि ईदर फिजियोथेरेपी और द मेडिकेशंस। और मेडिकेशन का मेन पर्पस क्या होगा कि या तो उस डिजनरेशन को रोका जाए या जो पेन की इंटेंसिटी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए बाय द यूज़ ऑफ पेन किलर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टूवर्ड्स अनदर डिसऑर्डर दैट इज़ आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस के नाम को आपने याद रखना है कि इट स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थरो जॉइंट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इट स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ये आपके सामने डायग्राम्स भी प्रेजेंट हैं। वन इज़ ऑफ नॉर्मल जॉइंट। नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ लिया है साइनोवियल जॉइंट के केस में, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि देयर इज़ अ कैविटी, बोनी एंड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कार्टिलेज। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में या रूमाटॉइड आर्थराइटिस के केस में इस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, और इस इन्फ्लेमेशन के मल्टीपल साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेटरी साइंस डेवलप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको जनरली पढ़ेंगे कि आर्थराइटिस है क्या, इसके कॉमन सिम्टम्स कौन सी होंगी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। आर्थराइटिस हम किसको कहेंगे? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इसकी कॉजेज़ की तरफ अगर हम जाएं तो देयर कैन बी इन्फेक्शन। एजिंग के साथ साथ बोन की डिजनरेशन हो सकती है जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस अराइज करता है। ओबेसिटी कैन बी द रीज़न विच विल exert more stress on the knee joints, और इसी तरह से it can be due to the autoimmune reactions. इनकी टाइप्स की तरफ अगर हम जाएं तो दो मेजर कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट आर्थराइटिस एंड क्रोनिक आर्थराइटिस। लाइक बैक्टीरियल आर्थराइटिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्यूट आर्थराइटिस, और इसके अलावा आप जितनी एग्जाम्पल्स बाकी पढ़ते हैं लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोनिक आर्थराइटिस। इसके साइन सिम्टम्स की तरफ जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, देयर विल बी जॉइंट पेन एंड जॉइंट स्वेलिंग, देयर विल बी मॉर्निंग स्टिफनेस, और इसी तरह से जॉइंट विल बी वार्म, उसकी जो सराउंडिंग स्किन है इट विल बी रेड, और इन तमाम की वजह से वहाँ पर मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये आप जितनी भी यहाँ पर पढ़ते हैं, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग, पेन, दीज आर इन्फ्लेमेटरी साइंस। तो जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी वहाँ पर ये साइंस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, और यहाँ पे भी आपने तीनों ट्रीटमेंट मेजर्स याद रखनी है। वन इज़ द फिजियोथेरेपी, और वहाँ पर हम एक्सरसाइजेज और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मेडिकेशन इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द पेन, या अगर कोई डिजनरेटिव प्रोसेस हो रहा है, ऑटो इम्यून रिएक्शन है तो उसको मिनिमाइज़ करना, या सर्जरी हो सकती है कि लाइक अगर जॉइंट कम्प्लीटली डिजनरेट कर चुका है फिर उसको आर्टिफिशियली रिप्लेस भी किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्थराइटिस।